जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर, जिसमें बहुत सारी क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। आपको इस बात को देखना है, तुरंत एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसे पहले इस बात को फोकस होना चाहिए कि ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में चल रही है या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड घट जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको क्लिप भी दिखाई दी कि आप कैसे आप इन चीजों को समझ सकते हो एनिमेशन के थ्रू कि आपने कि दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर से और एक इधर से, तो इसकी स्पीड अगर s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो स्पीड क्या हो जाएगी s1 प्लस s2। क्या हो जाएगी s1 प्लस s2। एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी इधर जा रही है, इसकी स्पीड s1 है और इसकी स्पीड s2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी s1 माइनस s2। चाहे s1 माइनस s2 कह लो या s2 माइनस s1, इस पास कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बताना है इन दोनों की चाल के बीच में डिफरेंस और यहाँ पर इन दोनों को करना है ऐड। इस चीज को हम बहुत अच्छे से पहले देख चुके हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर और समांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में ध्यान रखना, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर एक दूसरे की दिशाओं में एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में एक दूसरे की दिशाएं तो बनेंगी। ठीक है, तो दूसरे अगर एक दूसरे की दिशाओं में जा रही है तो क्योंकि एक इधर जा रही है एक इस दिशा में जा रही है, ये वाली ट्रेन इसकी दिशा में जा रही है, ये वाली ट्रेन इसकी दिशा में जा रही है। जो ए है वो बी की डायरेक्शन में जा रही है, जो बी है वो ए की डायरेक्शन में आ रही है। एक दूसरे की दिशा का मतलब यही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एस स्पीड इक्वल टू, हमारा पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक ही डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड इनकी जुड़ जाएंगी s1 प्लस s2। ठीक है, और d1 प्लस d2 हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएं या सेम डायरेक्शन में जाएं दोनों ट्रेन की लेंथ हमेशा जुड़ती हैं, उसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। तो एक की स्पीड कितनी है 65, एक की स्पीड कितनी है 65 और दूसरे की स्पीड कितनी है 55। ठीक है, तो एक की स्पीड है 65, दूसरे की स्पीड है 55 और जो डिस्टेंस है पहले की 180 मीटर है और दूसरे की 120 मीटर है। कितना समय लेती है ये बात हमको नहीं पता, लेकिन कितना हो जाएगा 120 मीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुणा करोगे, 5/18 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 300/3। तो 6 से काटें, 6 3 18 और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 20 हो जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा, 100 से डबल कट जाएगा तो t बराबर कितना आ जाएगा मात्र 9 सेकंड। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगी 9 सेकंड। कितने सेकंड में पार कर लेंगी मात्र 9 सेकंड में। ठीक है, हमें पता था चाल बराबर दूरी बटे समय, और एक दूसरे की डायरेक्शन, इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना। एक दूसरे की डायरेक्शन का मतलब है ट्रेन अगर ए इधर जा रही है और जो ट्रेन बी है वो इधर जा रही है, इसका मतलब है ट्रेन ए ट्रेन डी की डायरेक्शन में जा रही है और बी ए की डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक दूसरे की डायरेक्शन जाने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाना, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी d1 प्लस d2। 65 प्लस 55 180 प्लस 120/t, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया मात्र 9 सेकंड। नेक्स्ट देखिए, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो कि गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। ध्यान रखना कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो कि गाड़ी की दिशा में, गाड़ी इधर तो व्यक्ति इधर, गाड़ी इधर तो व्यक्ति इधर, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड उनकी घट जाएगी। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, घट जाएगी s1 माइनस s2। और 180 मीटर d1 प्लस d2 होता है, d1 प्लस d2 होता है और बटे t, s1 कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड और जो व्यक्ति है वो किस स्पीड से जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड, और d1 कितना है 180। लेकिन गाड़ी की तुलना में व्यक्ति की लंबाई को बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल नगण्य के बराबर मानते हैं, तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसकी लेंथ कुछ भी नहीं होती। कितना बटे ठीक, तो 20 में से 10 गया क्या मिलेगा 10, 180/t, तो t बराबर कितना आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, कितना सेकंड 18 सेकंड, क्योंकि ये जो थी वो 10 मीटर प्रति सेकंड थी, ये मीटर में है तो मीटर से मीटर कट जाएगा, क्या आया मात्र 18 सेकंड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति, एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या है, स्पीड इनकी घट जाएंगी। एक ही डायरेक्शन में चलने का मतलब क्या है, स्पीड इनकी घट जाएंगी। एक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उनमें से तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को क्रमशः 5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। इस सवाल को करने से पहले एक दो कॉन्सेप्ट को समझते वो क्या है, ठीक है। पेपर को लिख लीजिए। हमने क्या कहा कि एक ट्रेन बनती है, ठीक है, और यहाँ पर एक बंदा हमने बिठा दिया, इस सीट पे बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ट्रेन को लाए, अब हमने क्या किया कि ट्रेन को हम लेके आ रहे हैं। ये तेज ट्रेन वाली है, ये धीमी ट्रेन है। तेज ट्रेन ये होगी तभी तो धीमी ट्रेन को पार कर पाएगी। आपको सोचिए, अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है, अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है, और इस ट्रेन को अगर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ा हूं, तो क्या मैं कभी इस ट्रेन को पार कर पाऊंगा? आप सोच देखिए कि अगर इस ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके पीछे मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन को दौड़ा हूं, तो क्या मैं कभी ट्रेन को पार कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन कहे या ना कहे, ये बात क्लियर हो गई कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को अगर पार कर रही है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को अगर पार कर रही है, तो अगर इस ट्रेन को कोई भी ट्रेन पार करे, इस ट्रेन को कोई भी ट्रेन क्रॉस करके जाए, तो इससे पीछे जो ट्रेन होगी उसकी स्पीड तेज होगी। और वैसे भी कह रहा है कि ये ट्रेन स्लो है, जिसमें एक व्यक्ति बैठा है, और एक कौन सी ट्रेन है, फास्ट, जिसमें जो ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर रही है, और ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही, इस सिर्फ व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ बहुत क्वेश्चन गलती होने के चांस होते हैं। अब देखिए कि अगर ये ट्रेन, ये फास्ट वाली ट्रेन है, इस स्लो वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करना है, इस ट्रेन को पार नहीं करना, ध्यान रखना। फास्ट वाली ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे इस व्यक्ति को पार करती है, फास्ट वाली ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे इस व्यक्ति को पार करती है। तो हम देखेंगे क्या हो रहा है। फास्ट वाली ट्रेन ये है, ये स्लो वाली ट्रेन है, तो इसको अगर पार कर रही है, तो क्या व्यक्ति को अभी पार कर लिया? ट्रेन को पार करना शुरू कर दिया, ट्रेन को पार करना शुरू कर दिया, व्यक्ति को पार नहीं कर रही। व्यक्ति को पार कहां से करेगी? मात्र यहाँ से स्टार्ट करेगी, और व्यक्ति को पार करने का मतलब है, व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि व्यक्ति को पार कर लिया। व्यक्ति को पार कर लिया, क्या अभी इसने ट्रेन को पार किया है? नहीं, और ट्रेन को पार करने में समय ज्यादा लगेगा। फिर से देखो, स्लो ट्रेन में बैठा व्यक्ति, स्लो ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है जिसको फास्ट ट्रेन पार करती है। अब हमें ट्रेन को तो क्रॉस करना नहीं है, हमें पार किसको करना है? मात्र व्यक्ति को। ट्रेन को तो क्रॉस करना यहाँ से शुरू हो गया। अगर समय काउंट करोगे तो आप यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, लेकिन नहीं, आपको पार किसको करना है? मात्र सिर्फ व्यक्ति को। तो टाइम आप यहाँ से करोगे सर, यहाँ से आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ से टाइम को काउंट कर रहे हो, इसका मतलब आप ट्रेन को क्रॉस कर रहे हो, और सवाल कह रहा है कि ट्रेन को क्रॉस नहीं करना है, उसमें बैठे व्यक्ति को पार करना है। इस व्यक्ति को पार करना है, तो यहीं से टाइम काउंट होगा, यहाँ से टाइम काउंट होगा, और बस यहाँ तक होगा। क्योंकि इसके बाद ट्रेन कितना समय लेती है और कितना समय नहीं लेती है पूरी ट्रेन को पार करने में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप इस चीज को सोचो कि इस ट्रेन ने सिर्फ अपनी लंबाई तो पार की, इस ट्रेन ने, ये फास्ट वाली ट्रेन ने क्या स्लो वाली ट्रेन की लंबाई को पार किया? नहीं किया। हाँ, पार किया, लेकिन जो टाइम दे रखा है वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेती है। तो व्यक्ति को पार करने में यहाँ से समय लिया, यहाँ से इस तरीके से व्यक्ति को पार कर दिया, तो इस ट्रेन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई तो पार की। फास्ट वाली ट्रेन ने क्या स्लो वाली ट्रेन को पार किया? हाँ, पार किया, लेकिन जो सवाल कह रहा है उतना समय दे रहा है कि जितने समय में सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति को पार करती है। तो इस व्यक्ति को पार करती है, तो इसका मतलब समय यहाँ से काउंट किया, यहाँ से काउंट किया, और यहाँ पर खत्म कर दिया। यहाँ से काउंट किया, यहाँ से काउंट करना शुरू किया, और जैसे ही ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार कर लिया, यहाँ पर इस टाइम को रोक दिया गया। यानी कि फास्ट वाली ट्रेन ने स्लो वाली ट्रेन को पार नहीं किया है, फास्ट वाली ट्रेन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को पार किया है, फास्ट वाली ट्रेन ने सिर्फ अपनी लेंथ को पार किया है, क्योंकि इस ट्रेन को पूरा काउंट करने में समय नहीं दिया है। कहा है कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को पार करने में इतना सेकंड लिया। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो रेलगाड़ी एक ही समय में एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी, इस फास्ट वाली ट्रेन धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को, धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? मात्र 5 सेकंड में पार करती है। तो ये बात हमको पता चल गई कि अब जो एक ही डायरेक्शन में है तो S1 - S2 हो जाएगा, ठीक है। और स्लो प्लस फास्ट
क्या कहेंगे भाई साहब स्लो ट्रेन को पार नहीं कर रहा है, तो सिर्फ उसमें बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है, और व्यक्ति की लंबाई कुछ भी नहीं होती ट्रेन के सामने, तो सिर्फ फास्ट ट्रेन की लंबाई को पार कर रहा है, और कितने सेकंड में पार करता है, मात्र 5 सेकंड में पार करता है। एस में कितना है 40 और एस टू कितना है 20। फास्ट ट्रेन बटे 5, तो 40 में से 20 गया 20, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 फास्ट अपॉन 5, तो 20 पंजे 100 पंजे 500, तो फास्ट ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये कितना स्पीड ये दे रखी है क्या, क्वेश्चन दिखाना दोबारा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही है, उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। इतना हो जाएगा 20 पंजे 100 500, 500/18, या आप कह सकते हो कि 250 250/9, या और भी काट सकते हो 9 दूनी 18 बचेंगे 7, 9 7 63/7/9 मीटर, 27 सही 7/9 मीटर, 27 सही 7/9 मीटर, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। देखिए प्री का क्वेश्चन ही मेंस का क्वेश्चन है, ये प्री का क्वेश्चन ही मेंस का क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन आपको इस क्लास में मेंस के मिलेंगे, प्री प्लस मेंस दोनों मिक्स हो रहा है, तो लेकिन आपको फोकस करना है कि हमें चाहे प्री हो या मेंस, हमें दोनों की तैयारी एक साथ करनी है, दोनों की तैयारी एक साथ करनी है। चीजों को समझना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि कोई फास्ट वाली ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, फास्ट वाली ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो फास्ट वाली ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही है, क्योंकि उस व्यक्ति को सिर्फ उस व्यक्ति को तो पार कर रही है, लेकिन जब ट्रेन दोनों चल रही है तो रिलेटिव स्पीड तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो व्यक्ति जब चल रहा है, जब व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, तो व्यक्ति की स्पीड उस ट्रेन की स्पीड के बराबर होगी। व्यक्ति किसी ट्रेन में बैठा है, अगर हम किसी ट्रेन में बैठे तो हमारी स्पीड कितनी होती है, जितनी ट्रेन की होती है। तो हमें पता था कि s1 - s2 एक ही डायरेक्शन में इक्वल टू s + 7, यानी स्लो ट्रेन की लंबाई प्लस फास्ट ट्रेन की लंबाई जोड़ते हैं, लेकिन सवाल उतना समय दे रहा है जितना समय सिर्फ व्यक्ति को पार करता है, और जब व्यक्ति को पार कर रहा है तो पूरी ट्रेन की लंबाई को थोड़ा ना पार कर रहा है। f/5 कैलकुलेशन करने के बाद क्या आया, 27 सही 7/9। नेक्स्ट एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः एक ही दिशा में 36 सेकंड और 36 सेकंड, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, अभी कराया था ये वाला क्वेश्चन, फिलहाल मैं करा दे रहा हूँ चलो, लेकिन इससे पहले वाले क्लास में इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ, आप देख सकते हो। इससे पहले वाले क्लास में ये क्वेश्चन रिपीट है, इससे पहले वाले क्लास में ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां, नेक्स्ट लीजिए, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और एक ही दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो s1 - s2 हो जाएगी, और कह रहा है कि तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में, ध्यान रखना कि ये तेज चलने वाली गाड़ी है, धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को, धीमी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है और तेज चलने वाली गाड़ी, ये स्लो ट्रेन मान ली, और स्लो में कौन बैठा है, व्यक्ति बैठा है, तो ये फास्ट ट्रेन है, इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करता है, तो यहाँ से समय नहीं दिया है, ये नहीं कहा है कि यहाँ से समय ट्रेन को पार करने, उन्होंने कहा है कि भाई साहब यहाँ से देखो, आप यहाँ से देखो कि यहाँ से पार करना शुरू करती है फास्ट ट्रेन इस व्यक्ति को, और यहाँ पर ऐसे करके पार करती, इतना समय दिया है, मात्र यहाँ से ऐसे जाने तक का, यहाँ से ऐसे जाने तक का, यहाँ से इस व्यक्ति को पार करने तक का समय दिया, और कितना सेकंड दिया, मात्र 10 सेकंड। ये समय नहीं दिया है कि फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को पार करती है, अगर स्लो ट्रेन को पार करती तो टाइम काउंट कहाँ से होता, यहाँ से टाइम काउंट होता, और कहाँ तक होता, यहाँ तक होता, ठीक है। लेकिन उतना समय दिया गया है जितने समय में फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है। इससे पहले क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से इसी को देख चुके हैं। तो अब जब फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, तो फास्ट ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार कर रही है, और फास्ट ट्रेन अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को पार कर रही है, और कितना सेकंड लेती है, मात्र 10 सेकंड लेती है। तो ये फास्ट स्लो ट्रेन की एक की लंबाई 56 है स्पीड, और दूसरे की कितनी है 29, इक्वल टू f/10। तो 56 में से और 29 जाएगा तो 27 बचेगा, 56 में से अगर 29 जाएगा तो कितना बचेगा 27। इस 27 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और f/कितना हो
जाएगा 10। तो 9 दूनी 18, 9 तियां 27, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 55 25 तियां 75, यानी कि जो फास्ट ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ गई 75 मीटर। जो फास्ट ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ गई 75 मीटर। अब बढ़ती 75 मीटर दे रखा है नहीं, ऑप्शन ऑप्शन सी में दे रखा है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पे जाते हैं। सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करती हैं। एक ही डायरेक्शन मान लीजिए वाली डायरेक्शन है, एक इधर को चलना शुरू करती है और एक इधर को चलना शुरू करती है। सरिता और जूली एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करती हैं। यदि जूली 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और सरिता 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाएं तो कितने समय में एक दूसरे से 18 किलोमीटर दूर हो जाएंगी। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो s1 + s2 हो जाएगा। और कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे हमें नहीं पता, और कितने सेकंड में तय करेंगे ये भी हमको नहीं पता। ये हमको पता जो भी होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसकी स्पीड है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितनी दूरी तय करेंगे हमें नहीं पता, और कितने सेकंड की बात कितनी दूरी तय करेंगे हमें पता है कि 18 किलोमीटर की। कह रहा है कि 18 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेंगी। सेकंड में दे रखा है, ऑप्शन उसमें दे रखा है, पहले देख लीजिए। घंटे में दे रखा है तो समय कैसे निकालना है आपको, घंटे में निकालना है। अगर घंटे में दे रखा है तो समय आपको किसमें निकालना है, घंटे में निकालना है, ठीक है। तो 18 किलोमीटर सवाल को फिर देखिए कि दोनों लोग एक इधर को जा रहा है और एक इधर को जा रहा है, तो जो की रिलेटिव स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 2 लोग चलते हैं या 2 ट्रेन चलती है, 2 कार चलते हैं, कुछ भी चलता है तो रिलेटिव स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। पहले की स्पीड s1, दूसरे की स्पीड s2। s1 दे रखा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, s2 दे रखा है 2, और डिस्टेंस कह रहा है 18 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कवर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4.5, और 4.5 को क्या कर सकते हैं 9/2 18/3। तो 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, तो t बराबर कितने घंटे आ गए, मात्र 4 घंटे में एक दूसरे को 18 किलोमीटर की दूरी क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। 4 घंटे कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक गाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक आदमी को, यानी कि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर ट्रेन चल रही है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की व्यक्ति स्पीड से कौन आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो s1 + s2 = कह रहा है एक आदमी को कितने सेकंड में पार करती है, 4 सेकंड में। तो d पता नहीं लेकिन सेकंड कितना है 4, तो s1 कितना है 84, s2 कितना है 6, और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा पता नहीं। लेकिन आपको होगा कि यहाँ पर आदमी की व्यक्ति की लेंथ होती है, लेकिन ट्रेन के सामने कुछ नहीं होती है, ट्रेन के सामने कुछ नहीं होती तो उसको हम मानते नहीं। 84 6 90 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छे से पता है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड, यानी कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदलेंगे तो छोटे नंबर से गुणा करेंगे, और छोटे यूनिट को बड़े यूनिट यानी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलेंगे तो बड़े नंबर 18/5 से गुणा करेंगे। ये चीज पहली दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से देखी थी, अब इतना समय नहीं हम लोग पास की इन चीजों को रिवाइज करते रहे। 18 पंजे 90 55 25 चौका 100, तो डी बराबर कितना मीटर आ गया 100, यानी कि ट्रेन की लंबाई है उस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, मात्र 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर कहां दे रखा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में 100 मीटर सवाल का सही आंसर दे रखा है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक 125 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर, यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है 125 मीटर और 125 मीटर समान दिशाओं पर विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती हैं, तदनुसार दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई गति कितनी होगी। तो आपको पता है कि जब एक ही डायरेक्शन में चल रही, एक ही समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है, और विपरीत दिशा में चलने का मतलब है
विपरीत दिशा में चलने का मतलब है कि उनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। पहले की स्पीड अगर s1 है तो दूसरी की स्पीड क्या होगी, s2 हो जाएगी। ठीक है, अब पहले की लंबाई 125 है और दूसरी की भी लंबाई 125 है और कितना सेकंड में पार करती है, ये 6 सेकंड में पार करती है। और कह रहा है कि पहली ट्रेन है उसकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की हमको पता नहीं है, तो 125 और 125 250/6 और हमें स्पीड बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में ऑलरेडी है, ये मीटर प्रति सेकंड में, तो इस मीटर प्रति सेकंड को क्यों ना किलोमीटर प्रति घंटा में बदल ले। किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 6 तिया 18, 5 से काटेंगे 50 25, तो h2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 150 प्लस 150 और इधर का 65 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा। तो h2 और 150 में से 65 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 85 बच जाएगा। 85 किलोमीटर प्रति घंटा, 85 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का सही आंसर होगा। जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड जुड़ती है और सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी स्पीड घटती है। इस सवाल में दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, पहले की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड हमको नहीं पता तो हमने क्या मान ली, h2। पहले की भी जो लेंथ थी वो भी 125 मीटर है और दूसरी की जो ट्रेन की लेंथ थी वो भी 125 मीटर है और कितना सेकंड लेती है, मात्र 6 सेकंड लेती है। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो h2 आया यानी कि दूसरी ट्रेन की जो चाल आई वो कितनी आ गई, 85 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट अब समझ लीजिए, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7.5 सही 5 सेकंड पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ट्रेन चल रही है और विपरीत दिशा से कौन आ रहा है, एक व्यक्ति आ रहा है। जब विपरीत दिशा से आ रहा है तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि आदमी की स्पीड तो 5 है और ट्रेन की स्पीड नहीं पता तो हमने क्या मान ली, h2 मान ली और जो डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। S1 प्लस h2 बराबर d1 प्लस d2 बटे क्या होता है, t होता है। तो S1 कितना मान लो व्यक्ति की 5 है और ट्रेन की कितनी है नहीं पता और जो ट्रेन है वो कितनी लंबी है, 100 मीटर लंबी है। अब बताइए क्या आदमी की लंबाई को माना जाएगा, आदमी की लंबाई तो नगण्य होती है, ट्रेन के सामने कुछ नहीं होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो उसको हम छोड़ देंगे। और टी कितना सेकंड में पार करती है हमसे पूछा है, तो ये हमको दे रखा है कितना 7 सही 1/5 और 7 सही 1/5 मतलब 5 7 35 36/5 यानी कि 5 सही 7 सही 1/5 का मतलब क्या होता है 36/5। कितना सेकंड 36, नीचे का बटे का 5 का पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा है ये तो आया तुम्हारा किलोमीटर प्रति घंटा और ये स्पीड आ रही है मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो h2 बराबर कितना आ जाएगा 50 - 5 और 50 - 5 कितना होता है 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ट्रेन की हमको स्पीड बतानी थी वो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी थी। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, ये मीटर प्रति सेकंड आ रहा था, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में हमने बदल लिया। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लिया तो इसका आंसर कितना है 45 किलोमीटर, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर लेती हैं। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर पर और तो पहली रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। अब इस बात को देखो कि विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, S1 प्लस क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा और एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और इन दोनों को पार करने में कितना सेकंड लेती है, मात्र 10 सेकंड लेती है। तो S1 पहली ट्रेन की लंबाई जो स्पीड है कितनी 43.2 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की नहीं पता तो ये जाएगी 270/10 और हमें अगर स्पीड दूसरी ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में ये बतानी है तो क्यों ना इस मीटर प्रति सेकंड, ये तो मीटर है ये सेकंड है, तो क्यों ना मीटर प्रति सेकंड को ही किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें, कट जाएगा। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो h2 कितना हो जाएगा, ये h2 इक्वल टू क्या
43.2 प्लस H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन पड़ जाएगी तो आपको ऑप्शन का सारा रिजल्ट आता है। ठीक है, अब आपको पता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं इस चीज को देख सकता हूँ, डायरेक्ट सवाल का आंसर निकाल सकता हूँ। कैसे कि H2 कुछ भी आएगा, आप इसमें देखिए 4 3 7 और 1 8 और 1 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये सवाल भी 9 का मल्टीपल है। ध्यान से देखना, वैसे तो आप कर सकते हो कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत टफ पड़ जाएगी, 18 और 27 गुणा करनी पड़ेगी, फिर 5 से भाग करनी पड़ेगी, तो बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। तो इस चीज को आप डायरेक्ट दे सकते थे। कैसे कि आपने इस चीज को देखा, अब पेपर को ब्लैक कीजिए। अब मैंने कहा कि जैसे मैं 18 में से 9 निकाल दूं 9 बचेगा, या 36 में से मैं 9 निकाल दूं 27 बचेगा, ठीक है, या 45 में से मैं 18 निकाल दूं तो 27 बचेगा, या 63 में से मैं 18 निकाल दूं तो 45 बचेगा। यानी कि अगर ये 9 का मल्टीपल है और 9 के मल्टीपल में से 9 का मल्टीपल हटाया जाए तो 9 का मल्टीपल ही बचेगा। 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो 18 में से 9 निकाला 27 बचा, 36 में से 9 निकाला 27 बचा, 45 में से 18 निकाला 27 बचा और 63 में से 18 निकाला 45 बचा। तो आप इस बात पे फोकस करो कि अगर ये 9 का मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल में से 9 का मल्टीपल हटाओ तो 9 का मल्टीपल ही बचेगा। नहीं आना समझ, 9 का मल्टीपल 63 है, 9 का मल्टीपल 18 है, 9 के मल्टीपल में से 9 का मल्टीपल हटाओ तो 9 का मल्टीपल ही बच रहा है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। सेम सिचुएशन यहाँ पर क्या हो रही है कि 27 और 18 गुणा करोगे 9 का मल्टीपल है, तो इसमें 43 पॉइंट जो 2 रखा है ये भी 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम, 9 का डिविजिटिव रूल मैंने आपको बताया था वो क्या होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, पूरी सेपरेट वीडियो है कि आपको कैसे विभाज्यता के नियम फाइंड करने हो। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, और यदि किसी संख्या के अंकों का योग 27 से कटेगा तो संख्या 27 से कटेगी। और हमें पता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कटेगी, ये भी संख्या 9 से कटेगी और ये भी संख्या 9 से कटेगी। तो 9 का मल्टीपल 9 इंटू a माइनस 9 इंटू बी घटाओगे तो कुछ ही बचेगा, 9 इंटू सी बचेगा, कुछ भी बचेगा, 9 का मल्टीपल ही बचेगा। और आप कर भी सकते, दूसरे तरीके हैं, लेकिन आपको समय ज्यादा लग जाएगा, तो समय बचाने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि 9 इंटू ए लिखा है माइनस 9 इंटू बी लिखा है तो 9 इंटू सी ही बचेगा, और जो 9 इंटू सी बचेगा तो हमें बात क्लियर हो गई। पहली बात तो आपको कैलकुलेशन करनी है तो कर लो, आपको कैलकुलेशन करनी है तो कर लो, जो ऐसा मन करे 27 गुणे 18 बटे 5 ये कैलकुलेशन कर लो, इधर से 43.2 हटा लो, जो मन करे वो कर लो, लेकिन समय बचाने का तरीका यही है कि आप सिर्फ 9 का मल्टीपल देख लो। आप ऑप्शन को देखिए, इसके नीचे वाला सवाल होगा, जो सवाल आप कर रहे थे उसके नीचे ये वाला है, ठीक है। तो आपके 54 9 से कटता है, हाँ 54 9 से कटता है तो उसको होल्ड करो। क्या 52 9 से कटता है, नहीं कटता है। क्या 50 9 से कटता है, नहीं कटता है। तो 51 9 से कटता है, नहीं कटता है। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी हो गया। आप कैलकुलेशन जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं, कैलकुलेशन हम भी कर सकते हैं लेकिन इतना समय नहीं है, और अगर हमने कर ली तो हमारी आदत बन जाएगी हर बार क्वेश्चन करने की। आप ऑप्शन देखने की आदत नहीं बनेगी, लेकिन हमको अपनी आदत बनानी है, अपनी सोच डेवलप करनी है कि ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को करने की। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का सही आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।